हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इंडियन पॉलिटी की मैं 7वीं क्लास लेके आया हूं, जिसमें एक टॉपिक है आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की विशेषताएं। आज मैं पढ़ूंगा संविधान की विशेषताओं के बारे में। मैंने उसके बारे में जो प्रस्तावना तक टॉपिक आया था उसमें थोड़े बहुत बताए थे। इसमें आगे चल के कुछ डिटेल में अध्ययन करेंगे। और कहने का मतलब संविधान सभा का गठन कर दिया गया था और संविधान का निर्माण कैसे हुआ था ये बता दिया था शॉर्ट में। अब यहाँ पे बताएंगे कि संविधान की विशेषता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहला पॉइंट देखिए, एकदम केवल यहाँ विशेषता के बारे में बात करेंगे बस, और कोई टॉपिक नहीं चलेगा। अदर अगली क्लास में नेक्स्ट कोई टॉपिक चलेगा। ठीक, तो देखेंगे पहला पॉइंट हमारा। देखिए पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या होगा कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा भारतीय संविधान है, वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है। कहने का मतलब जो भारतीय संविधान है, माना जाएगा कि हमारा संविधान, यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ठीक, ये बात तो आपको लगभग पता होगी कि जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ठीक, तो ये बात पता चली। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे लंबा मतलब सबसे लंबा, एक तरीके से और एक वर्ड इसमें लिख लीजिए, लिखित। क्या लिखेंगे? लिखित संविधान है। यहाँ पे एक वर्ड और हम मेंशन करेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पे जो होगा कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो क्या होगा, हमारा भारत का संविधान होगा। ठीक, आपको यहाँ पे लगभग भारतीय नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, भारतीय संविधान की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, भारतीय संविधान जो है वो क्या होगा, विश्व का सबसे लंबा संविधान है। अब बात करते हैं कुछ और संविधानों की बात करेंगे। जैसे देखिए, एक संविधान आपका क्या है, ब्रिटेन का एक संविधान हम बात करेंगे, तो ब्रिटेन के संविधान की बात थोड़ा कर लेते हैं। ब्रिटेन की संविधान क्या है, इसमें ब्रिटेन संविधान में होगा, ये क्या है, अलिखित संविधान है। इसकी विशेषता क्या है, जो ब्रिटेन का संविधान है वो हमारा क्या है, अलिखित संविधान है। अलिखित का, अगर अलिखित है तो वो कैसा चल रहा होगा, यहाँ का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से किस पर आधारित है, परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है। जो ब्रिटेन का संविधान है, कहने का मतलब जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से किस पे है, प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित है। प्रथाओं और परंपराओं। ठीक, यहाँ तक बात पता चली कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो तो पहली क्वालिटी उसकी क्या है, अलिखित संविधान है और वो प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित है। ठीक, ये और एक संविधान और आता है, हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। ठीक, इसमें अमेरिका का ले लेते हैं, काफी माना जाना नाम है इसका, अमेरिका संविधान की बात करेंगे। देखिए ये क्या है, ये समझे सबसे कठोर संविधान है। ये क्या है, सबसे कठोर संविधान है। क्या है, इसको कठोर संविधान बताते हैं। ठीक, और इसकी विशेषता क्या है, यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। जो अमेरिका का संविधान है ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। ठीक, ये बात, पहला पॉइंट हमारा क्या चला कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, और इसके बाद दो संविधान हमने और चर्चाएं की। उसके बारे में क्या चर्चा की कि जो अमेरिका संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा अब दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान तो भारत का संविधान होगा, और उसके बाद अगर विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान तो हमारा कौन सा होगा, अमेरिका का संविधान। एक और बात कर लेते हैं ब्रिटेन के संविधान की। तो ब्रिटेन का संविधान हमारा क्या है, एक तो
लिखित है। अगर अलिखित है तो यह कैसे चलता है, तो यह पूर्ण रूप से परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे जैसे हमें को पता होगा, एक बात आती है मूल संविधान की। ठीक, अभी ये पहला ही टॉपिक है, उसी के आगे हम बात करेंगे कि जो होगा हमारा मूल संविधान क्या होता है। अब समझिए कि मूल संविधान क्या होता है और जो आज का संविधान है वो कैसा संविधान है। ठीक है, जो हमारा नया संविधान है। तो ठीक है, तो मूल संविधान के बारे में समझेंगे कि मूल संविधान क्या होता है। मूल संविधान, मूल संविधान के बारे में जानेंगे। मूल संविधान हम उसे कहते हैं जो कोई संविधान बना हो। जब भी संविधान बनाया गया हो तो क्या हो कि उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन ना हो। कहने का मतलब किसी, अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान के बारे में, हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान हमारा मूल संविधान कब था। तो हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950। ठीक, 26 जनवरी 1950 के पहले क्या हुआ, जो संविधान लागू हुआ, जो संविधान बना था, पहले जो संविधान बना था उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया था। तो वो जो हमारा संविधान था वो क्या था कि पहले इसको हम लिख सकते हैं इसके पहले का संविधान जो था। मतलब जब तक किसी भी संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन ना किया जाए तब तक वह संविधान क्या होता है, मूल संविधान होता है। जब उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संशोधन कर दिया गया तो वह मूल संविधान नहीं रह जाता है। ठीक, तो ये मूल संविधान के बारे में समझेंगे। जैसे थोड़ा हम इसके बारे में बताते हैं। जैसे समझिए पहले क्या हुआ था, पहले की बात करेंगे। संविधान में क्या था, पहले में क्या था देखेंगे। अगर हम टोटल चेक करेंगे तो पहले था टोटल आर्टिकल। ठीक, टोटल आर्टिकल हमारा क्या था, मतलब कुल अनुच्छेद जो थे हमारे वो कितने थे, 395। ठीक, 395 आर्टिकल थे। ठीक, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, टोटल पार्ट। क्या हम बात करेंगे, टोटल पार्ट। ठीक, मतलब कुल भाग, जो संविधान में कुल भाग थे वो कितने थे, 22। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, टोटल शेड्यूल। ठीक, शेड्यूल की बात करेंगे। अगर हम टोटल शेड्यूल की बात करते हैं तो टोटल शेड्यूल कितनी थी हमारी, 8। मतलब कुल अनुसूची कितनी थी, 8। और कुल अनुच्छेद कितने थे, 395। और कुल भाग कितने थे, 22। ये हुआ था जब हमारे भारतीय संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, ये थे। अब देखिए जब संशोधन हो गया, अब अगर हम अब की बात करते हैं। ठीक, अगर हम अब की बात करते हैं तो अब क्या है, ध्यान देंगे तो कुछ नहीं, ये हुआ देखिए टोटल आर्टिकल तो वही रहेंगे 395। ठीक, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटल पार्ट। ठीक, मतलब कुल भाग जो संविधान में है वो 22 ही रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, देखिए टोटल शेड्यूल। जो हमारे टोटल शेड्यूल मतलब कुल अनुसूची जो थी वो अब क्या हो गई है, 12। 8 से बढ़कर कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या हुआ, इसमें हो गया संशोधन, इसमें कुछ बढ़ घट गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया। अब ये देखिए कि अब हम देखेंगे तो हमारा जो संविधान अब आज के डेट में है वो हमारा मूल संविधान नहीं है। इससे पहले जब तक उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया था तो हमारा क्या था, मूल संविधान था। तो ये बात क्लियर हुई। अब हम अगली विशेषता देखेंगे। दूसरी विशेषता हमारी क्या होगी उसके बारे में जानेंगे। अगर हम दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं, ठीक, तो दूसरी में लिखा गया है दूसरी विशेषता के बारे में कि जो भारत है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। ठीक, और संविधान देखो इसमें लिखा है भारत में संविधान क्या है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च। ठीक, ये बात क्लियर हुई। और दूसरी लाइन क्या है, जब भारत में संविधान सर्वोच्च है तो क्या होगा कि संविधान में क्या सर्वोच्च है। देखिए तो संविधान में क्या सर्वोच्च है, संविधान में सर्वोच्च है जनता। अब ये बात ध्यान दीजिए कि भारत की दूसरी विशेषता क्या है कि जो भारत है, जो भारत में क्या है, सर्वोच्च में क्या है, संविधान है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। और दूसरी बात क्या हुई, उस संविधान में क्या सर्वोच्च है, जनता। ठीक, ये दूसरी विशेषता है कि भारत में तो संविधान सर्वोच्च है
लेकिन क्या होगा, उस संविधान में किसका अस्तित्व सबसे सर्वोच्च है, वो जनता का अस्तित्व सर्वोच्च है। तो ये हम याद रखेंगे। दूसरी विशेषता क्या होगी, हमको ध्यान रखना है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और संविधान में सर्वोच्च क्या है, जनता। ठीक, विशेषता अगली तीसरी विशेषता की बात करेंगे नागरिकता के बारे में। ठीक, नागरिकता के बारे में। अब देश में नागरिकता कैसी है, ये वो संविधान की विशेषता ही तो है कि नागरिकता के बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिए कि जो भारत की नागरिकता है वो हमारी क्या है, एक होती है एकल नागरिकता और एक होती है दोहरी नागरिकता। तो ठीक है, तो भारत में जो नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरी विशेषता में क्या है कि भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या, अब इसमें समझेंगे हम, क्योंकि संविधान में जो भारतीय संविधान है हमारा, जो हमारा भारतीय संविधान है, आप समझेंगे इसको, ध्यानपूर्वक समझेंगे, एकदम शॉर्ट में है, ज्यादा कुछ है नहीं। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में क्या, देखिए क्या टॉपिक है, ये देखिए। अब यहाँ पे जो भारतीय संविधान है उसके क्या है, पार्ट 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में यानी कि पार्ट 2 में क्या है, आर्टिकल, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, क्या रखा है, नागरिकता को बताया गया। जो भारतीय संविधान हमारा है उसमें क्या बताया गया है, भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में क्या किया गया है, भारत के संविधान में नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, चलिए यहाँ बात समझ में आई कि जो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है, अब ध्यान देंगे कि एकल नागरिकता क्या होती है और दोहरी नागरिकता क्या होती है। इतने बात समझ में आ जाएगी कि भारत में एकल नागरिकता है। तीसरी विशेषता इसकी है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में यानी और आर्टिकल 5 से 11 में भारतीय नागरिकता का वर्णन किया गया है और भारत में एकल नागरिकता है और एक दोहरी नागरिकता होती है। देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं अमेरिका का। ठीक, एक सेकंड समझ लीजिए, अमेरिका का, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। क्या है, दोहरी नागरिकता। ठीक, दोहरी नागरिकता। और यहाँ पे क्या है, भारत में एकल। अब हम समझेंगे कि एकल नागरिकता क्या है और दोहरी नागरिकता क्या है। सिंपल में समझेंगे, कुछ है नहीं। एकल नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता क्या होती है और एकल नागरिकता। ध्यान दीजिए कि भारत में चाहे वो किसी भी राज्य में रह रहा हो या देश में, कहने का मतलब हो कि वो देश की एक प्रकार की नागरिकता मिले, वहाँ किसी भी देश के 2 प्रकार की नागरिकता ना मिले। और दोहरी नागरिकता देखिए कैसी है, उस देश में भारत के देश की नागरिकता अगर मिलेगी, एकल नागरिकता में तो भारत उस देश की नागरिकता मिलेगी, और इसमें देखिए एक तो देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। पहली नागरिकता क्या है, देश की नागरिकता, ठीक, देश की नागरिकता तो मिल गई, और साथ साथ वह व्यक्ति जो किसी भी राज्य में रह रहा हो, तो उसके साथ क्या होगी, राज्य की नागरिकता, उस राज्य की नागरिकता। समझ में आया। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, देखिए रिपीट कर रहे हैं। क्या होगा, जिस राज्य में आप रह रहे हैं, जैसे समझिए कि हम भारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो भारत में जैसे कि मैं यूपी में रह रहा हूँ, ठीक, यूपी में रह रहा हूँ, तो देखिए हमें यूपी की नागरिकता लेना की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या है, हमें इंडिया की नागरिकता मिल जाए। अगर हमें इंडिया की नागरिकता मिल जाए तो हमें यूपी की नागरिकता की कोई आवश्यकता नहीं, हमें यूपी की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगी, जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसकी नागरिकता और उस देश की नागरिकता होनी चाहिए। तो ये होती है दोहरी नागरिकता और ये होती है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब समझ में आया कि जिस राज्य में रह रहे हो उसकी नागरिकता ने, उस देश की नागरिकता अगर आपको मिली है तो उस राज्य की नागरिकता ऑटोमेटिक आपको मिल जाती है। ये हो गई एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता क्या होनी चाहिए, जिस राज्य में आप रह रहे हो उसकी नागरिकता हो और प्लस वो जिस देश में हो वो राज्य, उस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो ये होती है दोहरी नागरिकता और ये होती है एकल नागरिकता। ठीक, तो तीसरी विशेषता हमारी क्या थी कि भारत में एकल नागरिकता है। ठीक, अब अगली विशेषता बताएंगे।
जो हमारी चौथी विशेषता के बारे में बात करेंगे। हमारी चौथी विशेषता क्या है कि भारत में जो है वो क्या है, संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। एक होती है संसदीय प्रणाली और एक होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो समझेंगे, देखिए तो भारत में हम लिखेंगे कि भारत में क्या है, राज्य, भारत और उसके राज्य में क्या है, भारत और उसके राज्यों में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। ठीक, अब देखेंगे कि ये क्या है। देखिए संसदीय प्रणाली अपनाई गई है कहाँ पे, भारत में, चाहे राज्य हो या भारत की, मतलब ये ध्यान दीजिए कि या भारत का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे केंद्र से है। भारत का संबंध कहाँ से होगा, केंद्र से। तो या केंद्र में हो या राज्य में, दोनों जगह क्या है, संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। और अब यहाँ बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है। देखिए प्रणाली दो प्रकार की होती है। अब देखिए प्रणाली की हम बात करेंगे एक तरीके से, तो वो दो प्रकार की होगी। जैसे समझिए कि ये हो गई संसाधनात्मक और ये हो गई अध्यक्षतात्मक। अध्यक्षात्मक क्या प्रणाली हो गई। ठीक, यहाँ बात समझ में आई। ठीक है, अब देखेंगे अगली क्या होगी, दोनों प्रणाली है। अब देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है। इसमें जो होगा देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, संसदात्मक होगी प्रणाली, तब इसमें फर्क क्या है। इसमें क्या होगा, इसका जो सर्वा होता है अध्यक्षात्मक का, इसका होता है राष्ट्रपति। क्या होता है, देश का जो होगा राष्ट्रपति होगा, इसका सर्वा होगा। मतलब जो इसका अधिकार होगा इस प्रणाली का, वो उसका अधिकार किसके हाथों में होगा, राष्ट्रपति के। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ संसद द्वारा क्या होता है, यहाँ संसद द्वारा जो वहाँ के सभी सदस्य होते हैं, संसद के सभी सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनके वजह से ये संसदात्मक प्रणाली चलाई जाती है। ठीक, तो अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदात्मक प्रणाली में क्या फर्क है, पता चला। दूसरा हम देखेंगे, ये रहेंगे, क्योंकि ये जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, सर्वा क्या होता है, सर्वोच्च अधिकार किसको प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे यूएसए की। कहाँ की बात करेंगे, यूएसए में। और यहाँ पे क्या है, इंडिया की बात करेंगे। ठीक, मतलब भारत की बात करेंगे। ठीक, जो यहाँ संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है वो भारत में अपनाई गई है, और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई है वो अमेरिका में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाई गई है। ठीक, तो ये पता चला कि तीसरी विशेषता हमारी क्या थी, भारत के केंद्र और उसके राज्यों में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। तो संसदात्मक प्रणाली क्या होती है और अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है, ये बात क्लियर हुई। तो हमारी चौथी, क्योंकि अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोच्च नेता क्या होता है, अधिकारी राष्ट्रपति होता है, लेकिन संसदात्मक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सभी सदस्यों द्वारा ही कार्य को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी अगली विशेषता हो गई। अब आगे बात करेंगे। चलिए इसमें थोड़ा संसद में थोड़ा छूट गया है, इसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ संसद में क्या होता है, यहाँ जो कार्य होता है, यहाँ पे दो सदन होते हैं। जैसे यहाँ भारत की अगर बात करेंगे तो अपने यहाँ कौन सी सदन है, दो, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इन दोनों सदनों के द्वारा ही संसद चलाई जाती है। यहाँ जो कार्य होगा, संसद में कार्य होगा, संसदात्मक प्रणाली में वो क्या होगा, दो सभाओं द्वारा ही कार्य किया जाता है। लेकिन यहाँ अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि दो प्रणाली जो होती है, यहाँ पे इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है। जैसे यूएसए में अध्यक्षात्मक प्रणाली है और भारत में कौन सी, संसदात्मक प्रणाली है। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा कि कैसे कार्य होता है। ठीक है, चलिए अगली विशेषता की बात करेंगे। अगली हमारी पांचवी विशेषता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में क्या होगा, भारतीय संविधान की बात पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान में क्या दिया गया है, भारतीय संविधान में क्या दिया गया है, हमें कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या हुआ, भारतीय संविधान में मूल
अधिकार और मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए इसकी विशेषता क्या होगी कि जो भारतीय संविधान में है उसमें व्यक्तियों को क्या दिए गए हैं, मूल अधिकार और क्या होगा, मूल कर्तव्य। ये ध्यान दीजिएगा। अब तरीके से यहाँ पे कहीं पे ये लिखा रह जाता है, मौलिक अधिकार लिख देंगे। ठीक, अब ये क्या होते हैं इनके बारे में जान लीजिएगा। मौलिक अधिकार वे होते हैं, आप समझ लीजिए कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे होते हैं कि जिसके लिए अगर आप उस मौलिक अधिकार मतलब कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी या कोई भी सरकार हो, उस मौलिक अधिकार का जो संविधान में लिखित है, अगर आपको आपका विरोध कर रहा है, मतलब उस अधिकार के विरुद्ध कार्य कर रही है सरकार हो या कोई गवर्नमेंट अधिकारी हो, तो आप उसके खिलाफ सरकार के उसके लिए सरकार के खिलाफ या उस अधिकारी के खिलाफ आप FIR दर्ज कर सकते हैं। मतलब आप उसके विरुद्ध में केस लड़ सकते हैं अपने मौलिक अधिकार के थ्रू, क्योंकि संविधान में आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य क्या होते हैं, ये ध्यान दीजिए। संविधान में कुछ ऐसे कर्तव्य दिए गए हैं जो आपको क्या होते हैं, आपको उसका पालन करना होता है। जैसे समझिए कुछ एक मैं बता रहा हूँ, एक मौलिक कर्तव्य क्या है आपका, एक ये है कि क्या होता है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि जो उसके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको शिक्षा दिलाना आवश्यक है। तो ये अधिकार किसको पता है, किसका कर्तव्य है, उनके माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को क्या करें, शिक्षा ग्रहण कराएं। ठीक, और मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य में ये क्या है कि समानता का अधिकार दिया हुआ है, कुछ और दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है कि हम स्वतंत्र हैं, अपने देश में स्वतंत्र हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हम पर अधिकार नहीं कर सकता। ये अधिकार अगर ऐसा कोई करता है तो उसको क्या होगा, तुम्हारे मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो इसलिए आप किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं इसके लिए। ठीक, तो ये होता है मौलिक अधिकार, ये मूल कर्तव्य। ये दोनों, ये देखिए, ये आपका कर्तव्य है और ये आपका अधिकार है। इसके विरुद्ध में आप किसी से भी केस लड़ सकते हैं यदि आपके कोई ऐसा व्यक्ति आपके विरुद्ध में कार्य कर रहा हो जिससे आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक, ये बात समझ में आई, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। इसके बारे में डिटेल में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। एक क्लास हमारी मौलिक अधिकार की होगी, 1-2 क्लास लगभग, और एक ही क्लास लगभग मूल कर्तव्य की होगी। तो ये ध्यान रखिए, ये फंडामेंटल राइट्स और ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक, दोनों की क्लास आएगी आगे क्लास में। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे जो हमारी छठवीं विशेषता है। छठवीं विशेषता क्या है, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू है। ठीक, अब त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था क्या होती है, देखिए क्या होती है। त्रिस्तरीय के बारे में हम जानेंगे क्या होती है। त्रिस्तरीय समझ लीजिए एक शॉर्ट में। त्रिस्तरीय होती है, पहली क्या होती है, केंद्र सरकार, सबसे उच्च क्या होती है, केंद्र सरकार। ठीक, उसके बाद क्या होती है, दूसरी राज्य सरकार। ठीक, दूसरी हमारी क्या हुई, राज्य सरकार। और तीसरी हमारी क्या होती है, ग्राम पंचायत। क्या होती है, ग्राम पंचायत। ठीक, बात पता चली कि त्रिस्तरीय की शासन व्यवस्था क्या है, 1, 2 और 3। ठीक, समझ में आया कि हमारे देश में क्या है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू है। ये संविधान में दिया गया है। तो पहली हमारी सर्वोच्च कौन होती है, केंद्र सरकार, उसके बाद क्या होती है, राज्य सरकार, और तीसरी हमारी व्यवस्था जो है वो हमारी ग्राम पंचायत है। तो ये क्या हुआ, इतने बताए गए संविधान की 6 विशेषताएं बताई गई हैं। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, लेकिन अभी भी इसकी संविधान की जो विशेषताएं हैं वो अभी कुछ रह गई हैं। इसके बाद हम संविधान की विशेषताओं का पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें जो बची हुई विशेषताएं हैं उसको कंप्लीट कराएंगे। और यहाँ तक आपको जो विशेषताएं बताई गई हैं उसमें अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा ले सके। थैंक यू क्लास।